हमने निकाला था सिंपल क्यूबिक के अंदर, फिर एफसीसी के अंदर, एफसीसी या एससीपी बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और बेटा उसके बाद फिर बाकी बच्चे क्यों नहीं प्रेजेंट है? बेटा कैमरा ऑन कर लो बच्चों सभी। साहिल बेटा क्यों एब्सेंट चल रहा है? साहिल किसके आसपास है? बेटा कुनाली सिदाम किस बच्चे के घर के पास रहती है बेटा? गर्ल्स में बताइए जरा, किसकी फ्रेंड है? सुजाता, कुनाली सिदाम क्लास क्यों नहीं लेती बेटा? बहुत कम क्लासेस रहती हैं इसकी, केमिस्ट्री की क्लास कम रहती है। सर पता नहीं। रुको रुको आगे क्लास में। हाँ कुनाली बेटा क्लास में रेगुलर क्यों नहीं रहते बेटा? आप जरा रिप्लाई करो बेटा। मुझे एक एक बच्चे का पता है कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं, ये बात ध्यान रखो। रिप्लाई करो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? फिजिक्स की क्लास लेते हो आप और आप केमिस्ट्री की क्लास नहीं लेते, क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? बताओ बेटा, रिप्लाई करो जल्दी, क्लास शुरू करनी है। बेटा रिप्लाई करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेस्पॉन्स दिया करो। और कैमरा ऑन करो बेटा सभी बच्चे, सभी बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए जल्दी से। कुनाली बेटा रिप्लाई करो, कैमरा ऑन करो। सुनाई नहीं दे रहा आपको? अभी बचना बचना खत्म करो, अब तो सबको पता है कि यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, सब पता चल रहा है। बेटा ऐसे क्यों कर रहे हैं? कैमरा ऑन कर लो बेटा बच्चों सभी। साहिल की क्लास पेश। कल्याणी की बेटा तबीयत सही नहीं हुई क्या? निधि नेहा को क्या हो गया? बेटा साहिल किसी के फ्रेंड में है, किसी की फ्रेंड लिस्ट में? योगेश, कल्याणी तो एब्सेंट है, निधि नहीं है, क्या हुआ? चलो तो क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे आज हम, ठीक है बच्चों, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बेटा कैसा होता है? अगर 3D में देखोगे तो जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पर बेटा आपको बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि कॉर्नर्स पर तो बेटा एटम्स होंगे होंगे, इसके साथ साथ बॉडी के ठीक सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा। तो टोटल बेटा कितने स्पेयर्स हो जाएंगे यहाँ पर? अगर हम एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो बेटा कितने होंगे? योगेश बताओ, बीसीसी के अंदर कितने होते हैं? कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स हो जाएंगे पर यूनिट सेल? पढ़ाया था ना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बेटा कितने होंगे? बेटा आप लोग कैमरा स्टार्ट करो तभी क्लास शुरू होगी, तुम तो बैठे रहो ऐसे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का। क्लास पता है क्या हो रहा है? बेटा कैमरा ऑन कर लो, सभी बच्चे कैमरा ऑन करें। सो गए क्या? कैमरे बेटा ऑन क्यों नहीं हो रहे?
खुशी बेटा समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या हुआ? गुंजन, अदिति, दोनों अदिति को बोल रहा हूँ, निधि नेहा। निधि नेहा बेटा आप ज्वाइन क्यों नहीं होते क्लास में टाइम पर? 5 मिनट ओवर हो चुके हैं बच्चों, क्या हो गया तुम लोगों को? अब तो रेगुलर क्लास भी नहीं ले पा रहे तुम लोग, घर से बैठ के क्लास भी नहीं हो पा रही बेटा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? क्या बात है, रिप्लाई करो ना, क्यों सुबह सुबह इरिटेशन कर रहे हो? बेटा सुनाई नहीं आ रहा क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? कोई रिप्लाई नहीं है किसी का भी। सर आ रही है आवाज। आवाज आ रही है तो क्यों तुम लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, कुणाली सिदाम, बेटा सभी बच्चे कैमरा ऑन करो और रिप्लाई करो। कुणाली को मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, 5 मिनट हो चुके हैं। क्या है ये सब? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना तुम लोगों को? बेटा क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है? प्रॉब्लम क्या आती है तुम लोगों को? रिप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी तक। कुणाली का कोई मैसेज नहीं है। क्लास से एग्जिट करूं क्या? कुणाल क्या बात, कुणाली क्या बात है बेटा? रिप्लाई करो, क्या बात है? सो गए, जग रहे हो? ये देखो क्लास से बाहर, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है? निधि बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्लास टाइम पर क्यों नहीं ज्वाइन है? क्या होगा तुम लोगों का? मुझे नहीं लगता। तुम्हें पता चला कि नया एमपी बोर्ड में सिस्टम भी आ गया है। बेटा एक बात मत भूलो कि पूरे साल मार्क्स तो मैं ही दूंगा बेटा तुम लोगों को। प्रैक्टिकल में कॉपी मैं ही चेक करूंगा, उसके हिसाब से मिलेंगे। हो क्या गया, तुम लोगों का दिमाग ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सुबह सुबह की क्लास में भी ऐसे हो रहे हैं जैसे सो गए हो, बिल्कुल सो के उठे हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दिख रहे हैं मुझे बच्चे जो काम प्रेजेंट नहीं करते ना, बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करते हैं। दिख रहे हैं बेटा जो अब्सेंट भी रहते हैं विदाउट रीजन। सबकी लिस्ट मैंने बना ली है अपने पास। योगेश तुम्हें बेटा क्या हो गया? 2-3 दिन से देख रहा हूं मैं, क्लास भी तुम्हारी रेगुलर शुरू नहीं होती। 9 बजे से पहले क्यों नहीं ज्वाइन होते? कल्याणी अभी भी ज्वाइन नहीं है। और कौन है ये बच्चा बताओ? ये इनकी सीरियसनेस है। तो बेटा बताओ बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर किस तरीके से रखेंगे? देखो इस तरीके से डायग्राम मैंने ड्रॉ किया बच्चों। एक बॉडी के ठीक सेंटर में बेटा अगर डायग्राम में देखोगे यहाँ पर, तो आपको एक तो इस कॉर्नर पर दिखेगा, यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है ना। और नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे? ये देखो हर एक कॉर्नर पर अगर देखोगे इस तरीके से, बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है? कॉर्नर्स पर तो है बेटा, और 1/8 पार्ट हो गया उनका। और इसके अलावा बेटा सेंटर में और होगा, सेंटर में पूरा एटम होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते थे इसमें? 1/8 × 8 प्लस और एट द बॉडी सेंटर कितने हो जाएंगे? 2 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं। सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द एज लेंथ। एज लेंथ बेटा मानेंगे यहां से यहां तक एज लेंथ ए। लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल की बेटा एज लेंथ कितनी हो गई बच्चों? ए मान लो। ठीक है, इसके बाद रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना होगा? स्फीयर का रेडियस बेटा कितना मानोगे? आर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर भी बोल सकते हैं, एटम भी बोल सकते हैं। ये जो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका रेडियस बेटा क्या है? आर के बराबर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने बताया नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने हुए बच्चों? 1/8 × 8 + 1 2। यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी में बेटा क्या करते हैं हम? पैकिंग एफिशिएंसी में बेटा क्या क्या लिखते हैं? ऊपर हमारा वॉल्यूम होता है, जो इन स्फीयर्स का वॉल्यूम है बेटा, कितने स्फीयर्स इसके अंदर है। इस यूनिट सेल के अंदर अगर देखोगे 3D में, तो इस एरिया के अंदर कितना वॉल्यूम के अंदर कितना स्फीयर्स का वॉल्यूम है, और डिवाइडेड बाय बेटा जितना एज का पूरा इस यूनिट सेल का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे?
efficiency is equal to packing efficiency is equal to, ठीक है, एक काम और करना सर, वॉल्यूम और लिखना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का बेटा वॉल्यूम क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, ए क्यूब होता है, ए क्यूब होगा। और याद करो इसमें बेटा डेरिवेशन मैंने कराया था आपको, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर ए की वैल्यू आर के टर्म में कितनी होगी बेटा, ए की वैल्यू आर के टर्म में कितनी निकाली थी हमने, कैलकुलेशन करके √3/4 ए इज इक्वल टू 4/3 √r 4/√3r। ये कैसे आया था ये भी दोबारा देख सकते हैं, बता देता हूं जल्दी से। अगर इसको आपको देखना है कि कैसे हमने किया है ये, तो उसके लिए एक फिर 2D में ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये तीनों आइटम बेटा जो आपको दिख रहे हैं, इनको अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं ट्रायंगल की फॉर्म में, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये बेटा वैल्यू कितनी हुई, यहां से यहां तक, ये क्या चीज है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडी, एडी हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर देखते हो तो आर कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, ये आर हो गई, ये डायमीटर 2r और ये आर कितना हो गया, टोटल 4r के बराबर, ठीक है बच्चों। और अगर इस ट्रायंगल को सॉल्व करोगे एबीसी ट्रायंगल के अंदर, एबीसी इस ट्रायंगल की बात अगर करेंगे तो क्या था, AC का स्क्वायर बेटा किसके बराबर आ रहा था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, √3A आता है, ठीक है। और AC की वैल्यू जब आप करोगे 4r के बराबर बेटा, √3A के बराबर A की वैल्यू हो जाएगी 4/√3r। ये रिलेशन बेटा निकलता है, देखो ये मैंने ऐसे करके दिखाया आपको शॉर्ट में, ठीक है। इससे पहले भी बेटा इसका डेरिवेशन मैंने करा रखा है नोट्स के अंदर, ठीक है बच्चों। तो अगर वॉल्यूम आप निकालोगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर आर के टर्म में निकालना है, ए की जगह आर के टर्म में निकालना है, तो बेटा क्या करोगे, इसको पुट कर दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 आर का क्यूब, इसका क्यूब बेटा कितना होगा 64, और ये हो गया 3 का क्यूब 27 और स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी 64 r क्यूब 3√3, क्या है 64 r क्यूब 3√3, ये बेटा ये वैल्यू है। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। ये बेटा क्या हुआ, यूनिट सेल का वॉल्यूम। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, स्फीयर का जितने स्फीयर्स आ रहे हैं इसके अंदर, 2 स्फीयर्स आ रहे हैं बेटा, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, कल ऐसे निकाला था स्फीयर का वॉल्यूम। नंबर ऑफ स्फीयर बेटा कितने हो गए, 2 हो गए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम ऊपर लिखा हुआ है 64 3√3 अपॉन r क्यूब। बच्चों जो कट रहा है उसको काट दो, सॉल्व कर दो, π/8, और बेटा अगर π/8 को सॉल्व करेंगे, एक बार 3√3 4/3 पाई r क्यूब, √3 भी तो है, √3 हो गया, 3 सॉल्व कर दिया हमने, है ना। तो π√3/8, और सॉरी ऊपर जाएगा बेटा, इसको ऊपर लिखेंगे, ये नीचे है ना, ऊपर की तरफ जाएगा √3 π/8 बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग, इसमें अगर पाई की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो बेटा ये आएगा 68% के लगभग। ये होती है पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू। बीसीसी के अंदर बेटा पैकिंग एफिशिएंसी 68% आएगा, इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू पुट कर दो। किस तरीके से बेटा क्या डेरिवेशन एक बार देख लो,
सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, इसमें ए और आर के बीच में रिलेशन तैयार करना है, ए और आर के बीच में। अगर बेटा यहाँ पर अगर आप देखो, अगर हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बेटा, ये और ये स्क्वायर का, और इसका स्क्वायर बेटा कैसे करेंगे, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन बेटा मैंने पहले भी आपको करा रखा है, ये रिलेशन तैयार हुआ था हमारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बस हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्क्वायर दे दिए, कितने होंगे यूनिट सेल के अंदर, BCC स्ट्रक्चर के अंदर बेटा 2 होते हैं, FCC के अंदर 4 होते हैं और सिंपल के अंदर 1 होता है। ये आपको मैंने बता ही रखा है। फिर जितने स्क्वायर है बेटा उसको स्क्वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब यही तो हुआ, पूरा इसका वॉल्यूम, एक यूनिट सेल का बेटा जो वॉल्यूम होगा उसमें कितने स्क्वायर्स अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर की तरफ कितने हैं। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब बेटा क्या है कि इसके अंदर कितनी स्पेस बेटा फिल्ड है, इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों आया बेटा ये डेरिवेशन समझ में? ये वाला जो रिलेशन मैंने लिखा है बेटा, ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है। देखो दो दिन पहले की क्लास में कराया था मैंने, जब तीनों में A, R और D के बीच में रिलेशन कराया था बच्चों। ठीक है, तो ये वहां से भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो डेरिवेशन वैसे पूछ भी लेते हैं कभी कभी, इसलिए कराना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आया क्या समझ में? यस सर। बाकी भी बोलो। आ गया नंदिनी? ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, देखो आपको कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद करनी अब शुरू कर दो। जैसे मान लो तीन स्ट्रक्चर आपके रहते हैं, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एक बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक या SCP भी बोलते हैं। तो इनके अंदर बेटा जो है, एक तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं या नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर। सिंपल के अंदर बेटा सिर्फ एक होता है क्योंकि कॉर्नर्स पर लगे होते हैं, है ना, 1/8 × 8 करके अगर निकालते हैं तो बेटा सिर्फ एक आता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर में बेटा क्या होता है, कॉर्नर्स पर तो रहते ही रहते हैं, प्लस एक बॉडी के ठीक सेंटर पर पूरा का पूरा होता है। तो इसका मतलब 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर FCC की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, तो उसमें भी क्या होता है, फेस के सेंटर पर होते हैं। ठीक है, तो 1 एक तो कॉर्नर्स पर हो गया 1/8 × 8, प्लस बेटा 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस के अंदर हाफ पार्ट रहता है उनका। कितना बेटा? हाफ पोर्शन रहता है। तो इसका मतलब 1/6 × 3 की वैल्यू हो गई, 1/6 × 3 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, सॉरी 1/6 × 2, 3 फेसेस 3 आ गए, 3 एटम्स तो वो हो गए और एक बेटा कॉर्नर वाला। तो FCC के अंदर जो है वो 4 रहेगा, नंबर ऑफ स्पेयर्स या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बेटा इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्पेयर्स निकाल सकते हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बेटा वॉल्यूम लिखोगे, एटम्स का वॉल्यूम लिखोगे, तो देखो स्फेरिकल वॉल्यूम हमने ले रखा है तो 4/3πr³। ये बेटा देखो BCC के अंदर हमने 2 लिया है यहाँ पर, जब SCP था बेटा तो कितने लिए थे, SCP के अंदर 4 थे और एक जो कल लास्ट में डेरिवेशन कराया था उसके अंदर हमने बेटा 6 लिए थे। SCP के अंदर 6 लिए थे और FCC के अंदर बेटा 4 लिए। ठीक है, और सिंपल के अंदर 1 था। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ। ये उस रिलेशन पर जो तीनों के लिए है, जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए था बेटा A = 2R, उसमें तो बिल्कुल सिंपल होता है A = 2R। FCC के अंदर बेटा हमारा निकला था A = 2√2R। ठीक है, उसके बाद BCC के अंदर बेटा निकला है ये वाला A = 4√3R। अगर ये वैल्यू आपको पता है ये कैसे आई है और कैसे निकालनी है, तो बस फिर आपको बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। ठीक है बच्चों, आगे इतना समझ में सबको? आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। अगला बेटा देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है, उसका डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन। अगर हमें यूनिट सेल के डायमेंशन बेटा निकालने हैं और डेंसिटी दे रखी है, जैसे किसी सब्सटेंस की, किसी भी सॉलिड की बेटा अगर डेंसिटी आपको दे रखी है, उसका मास बेटा दे रखा है और आपको ये पता है कि किस टाइप का यूनिट सेल है, मतलब BCC है,
FCC है, कौन सा वाला है, तो आप निकाल सकते हो बेटा इसमें। चलो तो शुरू करते हैं, डेरिवेशन की स्टार्टिंग करेंगे जल्दी से। इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल आता है 100%। इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, और है तो एक दो टॉपिक्स के ऊपर बस, जो मैं अभी कराने वाला हूँ उसमें आएगा। तो देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला। छोटा सा उसका डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या चीज निकालेंगे। सबसे पहले बेटा हम लेते हैं यूनिट सेल, और यूनिट सेल इस तरह का होता है, ठीक है। इस यूनिट सेल की बेटा एक एज की लेंथ को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से बच्चों, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बच्चों, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम बेटा कितना होगा, इसका वॉल्यूम अभी पढ़ के चुके हो, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, बोलो बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं बेटा डेंसिटी निकालते हैं। इस यूनिट सेल की बेटा हमें डेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। अगर आपको इस यूनिट सेल की वॉल्यूम डेंसिटी निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, जितना इसका मास होगा बेटा, है कि नहीं, इस यूनिट सेल का जितना मास है बेटा उसको डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से बच्चों, बोलिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। सिंपल। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट डालते हैं, क्योंकि अभी बेटा हमें क्या करना है, हमें मास की वैल्यू भी निकालनी है, कितना होगा भी कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम भी निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे बाद में। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं, पहले मास देखते हैं, मास कैसे निकालेंगे। अगर हमें इस यूनिट सेल का बेटा मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखो यूनिट सेल के अंदर बेटा मान लो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकता है, ये जिंक का भी हो सकता है, किसी भी तरह का यूनिट सेल हो सकता है ना बेटा, मेटेलिक हो सकता है, नॉन मेटेलिक हो सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है। तो इसके लिए बेटा अगर हम देखें तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर हमें मास यूनिट सेल का निकालना है। सबसे पहले तो बेटा आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, है ना। एक यूनिट सेल के अंदर बेटा कितने एटम हैं, मान लो अगर आपको ये पता चल जाता है कितने एटम्स हैं, उसको बेटा आप अगर, और हर एक एटम का मास कितना है कि नहीं। अगर मान लो आपको ये पता चल गया इसके अंदर 10 एटम है, और 10 एटम में बेटा अगर एक एटम का मास पता है तो हो जाएगा ना, टोटल मास कितना हो जाएगा यूनिट सेल का, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, है ना बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा उसके एक मास के एटम से, मास ऑफ वन एटम, ठीक है बच्चों। एटम की जगह पार्टिकल भी लिख सकते हैं बच्चों, एटम की जगह हम पार्टिकल भी लिख सकते हैं, एटम की जगह आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। कितना आ रहा है समझ में, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम। अब बेटा देखो इससे आगे हम देखते हैं इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे। देखो अब एक एटम के मास को बच्चों क्या बोलते हैं, सोचो। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर के एक एटम के मास को बेटा क्या बोलोगे, तो बताओ जरा खुशी, क्या बोलेंगे। बोलो बेटा। एटॉमिक मास। हाँ वेरी गुड, एटॉमिक मास बोलते हैं बेटा, वेरी सिंपल। एटॉमिक मास से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, है कि नहीं, कोई भी हो जाए। और अगर मान लो अगर बेटा एलिमेंट नहीं है, सुनो, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है बेटा तो क्या करेंगे, वहां पर मोलर मास ले लेंगे उसका, है ना, मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। तो यहां मैंने बेटा एटम की बात करी है तो इसलिए मैंने लिखा है एटॉमिक मास, ठीक है। चलो एटॉमिक मास तो हो गया, और एटॉमिक मास को बेटा हम कैसे कर सकते हैं, अभी यहां लिखता है, यहां पर हम एक सिंबल यूज करते हैं अपना, कैपिटल एम। कैपिटल एम बेटा याद हो आपको तो मोलर मास भी बोलते थे उसको, है ना। एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, या फॉर्मूला मास भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं।
और नंबर ऑफ एटम से यूनिट सेल को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जेड से। किससे बेटा? स्मॉल जेड से। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेयर जेड द, जेड का बेटा मतलब है यहां पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अच्छा बेटा एक चीज बताइए, जेड की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी? देखना वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बताओ जरा। अगर सिंपल क्यूबिक है तो जेड की वैल्यू कितनी है? 1 लोगे। अगर बॉडी सेंटर्ड है बेटा तो कितने होंगे? बोलो। 2. हाँ वेरी गुड। और अगर फेस सेंटर्ड होगा तो 4. इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो जेड का बेटा हमने लिख दिया कि जेड की वैल्यू कितनी पुट करनी है, और मास ऑफ एटम भी देख लिया हमने, मोलर मास हो गया। ठीक है, चलो अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने एम की वैल्यू निकाल दी मास। अब बेटा वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? या एक काम करो, इस इन सब वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बेटा जो मैंने यहाँ पर दिया है आपको, इसको स्मॉल एम लिखो, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करो। स्मॉल एम का मतलब है, स्मॉल एम इज द एटॉमिक मास और मोलर मास, मास ऑफ एटम। अच्छा बेटा एक एटम का मास मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बेटा कैसे लिख सकते हैं? देखना, अगर आपको एक एटम का मास बेटा अगर आपको मोलर मास के टर्म में लिखना है या एटॉमिक मास के टर्म में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, बताओ इसका क्या तरीका है? देखना, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है कि नहीं? अगर बेटा एक एम, स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ वन एटम दिखा रहा है बेटा, और मान लो कि एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स हैं, अगर हम एक मोल की बात करें बेटा, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स हैं, और एम जो है वो मोलर मास हो गया या एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास हो गया। ठीक है, तो इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं? एम की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? एम अपॉन एन ए। ठीक है बेटा, एम अपॉन एन ए। अब ये दोनों वैल्यू यानी सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, ये भी पुट कर दो और एम की वैल्यू भी पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एंड एम, जेड और एम की वैल्यू बेटा अगर आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करोगे तो बेटा क्या मिल रहा है आपको, बताओ जरा। इक्वेशन 1 वी गेट, देखो बेटा क्या मिलेगा, डेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? डेंसिटी को अगर d से रिप्रेजेंट करूंगा तो d की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? मास ऑफ यूनिट सेल z into m था, और z into n की वैल्यू अगर पुट करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? कैपिटल M अपॉन n है बच्चों, बोलो। और ये वॉल्यूम हो गया। अगर वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करें तो बेटा, अरे वॉल्यूम की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, a क्यूब हो गया। लो देखो बेटा फॉर्मूला आ गया आपके पास, डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा आ रहा है d इज इक्वल टू z इनटू कैपिटल M a क्यूब इनटू na। दिख रहा है बच्चा सबको? यहाँ आपको ये चीज लिख देता हूँ कि यहाँ कैपिटल M का मतलब है बेटा मोलर मास। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मोलर मास का मतलब क्या होता है? अगर कोई एटॉमिक मास होगा बेटा, अगर कोई एटम है तो उसके केस में एटॉमिक मास लेंगे हम, ठीक है ना बच्चों? अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो बेटा क्या लेंगे? जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के केस में क्या लोगे? बोलो बेटा। ये देखो, ये फॉर्मूला बेटा आपका आ गया फाइनल, E और डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा Z इनटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इनटू Na बेटा। ये चारों चीजें क्या क्या है बेटा, एक बार समझ लो आप अच्छे से, क्या क्या चीजें हैं। D का मतलब बेटा डेंसिटी हो गई, है ना बच्चों?
D फॉर डेंसिटी हो गया, Z का मतलब बेटा हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और ये वैल्यू लिखी मैंने सिंपल क्यूबिक के अंदर, इसके अंदर इतनी। कैपिटल M बेटा मतलब है क्या है बेटा, मोलर मास, और मोलर मास की वैल्यू क्या होती है, अगर बेटा किसी मेटेलिक सॉलिड की बात करोगे बेटा तो एटॉमिक मास के बराबर होगी, है ना। अगर आप कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड लोगे बेटा तो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो फिर मोलर मास हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कैपिटल M का मतलब, ठीक है। अगर कोई आयनिक सॉलिड लोगे तो आयनिक सॉलिड का मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ए क्यूब का मतलब बेटा क्या हो गया, ए का मतलब एज लेंथ, और ए क्यूब का बच्चों क्या हो गया, साहिल बताओ, साहिल क्लास में क्यों नहीं प्रेजेंट रहते हो, अरे साहिल बोलो बेटा, ए क्यूब का मतलब क्या है, बोलो, ए क्यूब क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ बोर्ड पर, बोर्ड के सामने हो कि कहीं और हो, क्यों बच्चों, अदिति आया बेटा समझ में, कुछ पूछना है बच्चों, Yes, sir. पूछना है, या आ गया सब कुछ जो बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अगर बेटा डेंसिटी निकालनी है आपको, तो यहाँ पर बेटा आपको दिया रहेगा, जैसे कॉपर का केस दिया हुआ है, कॉपर, तो कॉपर का बेटा एटॉमिक मास गिवन होगा बच्चों, ठीक है, 59 आपको मान लो गिवन है यहाँ पर, ठीक है, मोलर मास रख दोगे, एज लेंथ की बेटा वैल्यू दी होगी, जेड की वैल्यू दी होगी, कि कॉपर कैसा स्ट्रक्चर होता है ये बताया रहेगा, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, या सिंपल क्यूबिक है बच्चों, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दोगे तो निकाल सकते हो बेटा, बोलो, मुश्किल नहीं है ना। और इसके बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। अगर आप बेटा इसको एज लेंथ को सेंटीमीटर में रखते हो, ठीक है, इस एज लेंथ ए को अगर सेंटीमीटर में लोगे तो बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इफ एज लेंथ इज टेकन, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई नहीं होती, इसकी होती है ग्राम, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बेटा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में, बताओ जल्दी। Yes, sir. चलो तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा, लेकिन मैं थोड़ी पहले थ्योरी करा देता हूँ आपको आगे की, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आज आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, एक दो क्वेश्चन दे दूंगा सॉल्व वाले, वो आप कर लेना, एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो बेटा तब तक हम देखते हैं जरा क्वेश्चंस। अब हम अगला पोर्शन देखते हैं बेटा, ये सीबीएसई के अंदर से बेटा हट गया पोर्शन, इसको बोलते हैं इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स। अब बेटा ये जो सॉलिड्स आप लोग पढ़ रहे हो, इन सॉलिड के अंदर बेटा परफेक्शन जरूरी तो नहीं कि परफेक्ट ही सॉलिड हो। परफेक्ट का मतलब क्या है कि सारे के सारे बेटा एटम्स अपनी जगह पर लगे हुए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा सभी जगह परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ बेटा कमी भी हो सकती है, इनको डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको डिफेक्ट्स भी बोला जाता है बेटा, या फिर इनको इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। तो किस किस टाइप के बेटा डिफेक्ट्स होते हैं ये आपको पढ़ना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर, हर एक का क्या मतलब है, क्या नाम है। तो वैसे बेटा सीबीएसई से हटाया गया है पोर्शन, लेकिन क्योंकि एमपी बोर्ड के अंदर अभी भी है तो इसलिए अपने को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं डिफेक्ट्स किस किस टाइप के होते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इसके अंदर कैटेगरी में लिख के दिखाता हूं आपको कौन कौन से डिफेक्ट्स आएंगे। इनका नाम है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इम्परफेक्शन का मतलब बता चुका हूं बेटा, डिफेक्ट्स को बोलते हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स, ये बच्चों तो दो कैटेगरी में बेटा इसको डिवाइड किया है, इम्परफेक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स बच्चों, ठीक है,
या इस तरीके से पढ़ेंगे। एक होते हैं आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, एक होते हैं नॉन आयोनिक। ठीक है बेटा, दो कैटेगरी डिवाइड कर दी हमने। देखो इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स की दो कैटेगरी दिख रही है बच्चों। आयोनिक एक तरह के सॉलिड्स होते हैं, आपने पढ़े ना, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं या आयोनिक सॉलिड्स बोलते हैं, और दूसरे बेटा होते हैं नॉन आयोनिक। तो नॉन आयोनिक में बेटा कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मॉलिक्यूलर, मेटालिक और कोवलेंट, तीनों आ जाएंगे इस कैटेगरी में। ठीक है, और आयोनिक अलग कर दिया। अब बेटा अगर आयोनिक की बात करोगे तो फिर इनका क्लासिफिकेशन करोगे तो फिर यहाँ पर कैटेगरी आएगी। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक है शोमेट्रिक डिफेक्ट्स और एक होते हैं, तीन टाइप के हैं, स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री और इम्प्योरिटी। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है बेटा। दूसरा हो गया नॉन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री बेटा क्या होती है बच्चों, पता है किसी को? What do you mean by this word stoichiometry? पढ़ा है कहीं पर? ये बता दो बस, कहाँ पढ़ा है? बोलो बेटा, पढ़े हैं कि नहीं, बस ये तो बताओ कि सर यहाँ पढ़े थे। नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में कभी भी स्टोइकियोमेट्री का मतलब? अब देखो बेटा, स्टोइकियोमेट्री के अंदर दो टाइप के होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकलिन डिफेक्ट। सारे लिख रहा हूं आपको मैं, इससे बेटा डायग्राम से आपको सारे डिफेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो सबसे पहले आयोनिक के अंदर तीन कैटेगरी लिखी है मैंने, स्टोइकियोमेट्री बेटा, नॉन स्टोइकियोमेट्री बेटा, और तीसरा हो गया इम्प्योरिटी। फिर इसके अंदर सब कैटेगरी देखेंगे तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर बेटा फिर दो टाइप के हो गए, स्कॉटकी और फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट के नाम है, जिन्होंने इनको पहली बार खोजा था, उनके नाम पर ही उनके नाम रख दिए। ठीक है बच्चों, आ रहे समझ में कि नहीं? नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर बेटा कौन कौन से होते हैं, देखो इसके अंदर दो टाइप के हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल एक्सेस, ठीक है, और एक होते हैं मेटल डेफिशिएंट। ठीक है बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं? इसके भी फिर दो दो रीजंस हैं, अभी बोर्ड पर आएगा नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और इम्प्योरिटी के अंदर अगर देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर कोई और कैटेगरी नहीं है। एक तो बेटा हो गया आयोनिक, दूसरी तरफ नॉन आयोनिक वाले भी लिख देता हूँ। नॉन आयोनिक के अंदर बेटा देखो कौन कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं पॉइंट इफेक्ट्स। पहला है पॉइंट इफेक्ट, उसके बाद है बेटा वैकेंसी, एक पॉइंट होता है और एक लाइन इफेक्ट। और पॉइंट के अंदर फिर बेटा कैटेगरी दो आ जाएगी, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया। इसमें बेटा मैंने क्या किया, बेसिकली दो बड़ी कैटेगरी है, पॉइंट और लाइन, उसके अंदर ये कैटेगरी है। एक तो बेटा पॉइंट है और एक है लाइन इफेक्ट्स। अब आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ जो है ना पॉइंट इफेक्ट्स पढ़ने हैं आपको,
लाइन डिफेक्ट बेटा आगे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग वगैरह में जब आता है, या फिर केमिस्ट्री जब सब्जेक्ट लोगे तो उसमें पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर बेटा फिर दो कैटेगरी हो गई। एक है ये सब आपका है आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, आयोनिक स्लाइन के अंदर, आयोनिक स्लाइन के अंदर बेटा ये सारे होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने कर दिया। और पॉइंट डिफेक्ट एक और टाइप के हो सकते हैं, वो है नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक, ठीक है, स्लाइन सॉल्वेंट्स। इसके अगर बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे एक तो वैकेंसी, इसके नाम लिख देता हूं, इसमें कौन कौन से रहते हैं नॉन आयोनिक के अंदर। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। ठीक है बच्चों, ये सारे डिफेक्ट्स मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये सारे बेटा मेन कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहले दो कैटेगरी में बेटा डिवाइड किया है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है और लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये समझाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद बेटा देखेंगे कि पॉइंट के अंदर भी दो कैटेगरी बना रखी है, एक आयोनिक स्लाइन के अंदर और नॉन आयोनिक के अंदर कितने होते हैं। तो नॉन आयोनिक के अंदर बेटा सिर्फ दो है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, इनको भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर बेटा ये हो गए स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और इम्प्योरिटी, ठीक है। और फिर और ज्यादा क्लासिफिकेशन करोगे तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर स्कॉटली और फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट होते हैं। फिर मेटल एक्सेस के अंदर भी दो टाइप के हैं, एनायोनिक, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस, ये सब इस पे आया नहीं, तो मैं बाद में आपको जब इनकी कैटेगरी बताऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बेटा जो दो डिफेक्ट्स आपको लिख रहे हैं, सबसे ऊपर पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, इनका क्या मतलब है, और बल्कि सबसे पहले इम्परफेक्शन का मतलब बेटा क्या है। तो पहले हम देखते हैं बेटा इम्परफेक्शन किसको बोलते हैं आप। तो बेटा कोई भी आयनिक अगर क्रिस्टल है, एन आयनिक क्रिस्टल विच हैज द सेम यूनिट सेल, अगर बेटा मान लो अगर कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उसका यूनिट सेल है, तो जरूरी तो नहीं है बच्चों कि उसमें जितना भी यूनिट सेल जो है उसके अंदर बेटा सारे पार्टिकल्स प्रॉपर तरीके से अरेंज हो। ऐसा भी हो सकता है बेटा कोई एटम्स उसमें या तो मिसिंग हो, है ना। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट होता है, तो वैकेंसी का मतलब क्या है बेटा कि उसमें कोई एटम जो है वो गायब हो गया किसी वजह से, कोई रीजन हो सकता है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, जिसकी बेटा पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब जो पार्टिकल्स बेटा अरेंज हैं अगर वो एक दूसरे की जगह चले जाएं, रिप्लेस कर दें, तो उसको बेटा बोलते हैं इंटरस्टिशियल, ठीक है। इसी तरीके से स्टोइकियोमेट्री है बेटा, नॉन स्टोइकियोमेट्री और इम्प्योरिटी है। तो एक एक करके देखेंगे सबको। सबसे पहले इम्परफेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। तो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन का मतलब बेटा क्या है, एन आयोनिक क्रिस्टल which has the same unit cell containing same lattice points throughout the whole of crystal is known as ideal crystal। तो बेटा आइडियल क्रिस्टल हम किसको बोलेंगे, बोलो। आइडियल क्रिस्टल बेटा क्या होगा, जिसके अंदर बेटा पार्टिकल्स क्या हो, बिल्कुल जैसे होने चाहिए, है ना, जैसा हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे अगर अरेंज है, तो उसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं, which has the same unit cell containing same lattice points, बिल्कुल सेम लेटिस पॉइंट्स हो, कोई भी बेटा एटम इधर का उधर ना हुआ हो, तो उसको बच्चों क्या बोला जाएगा, खुशी क्या बोलेंगे उसको, आइडियल क्रिस्टल। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आइडियल क्रिस्टल हमेशा मिले आपको, हर एक टेम्परेचर के ऊपर बेटा मिले, ऐसा नहीं है। सच क्रिस्टल्स ओनली एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बेटा। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा कि आइडियल क्रिस्टल्स कब मिलते हैं अपने को, जब टेम्परेचर बेटा कितना होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन का बेटा मतलब समझते हो, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा मैं, 0 केल्विन बोल रहा हूं। इसको बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। आइडियल गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, अरे बोलो, एब्सोल्यूट जीरो।
देखो बेटा 0 केल्विन को बोला जाता है, और अगर इसको अगर बेटा डिग्री भी चेंज करोगे तो कितना होगा 0 केल्विन का मतलब 0 केल्विन का मतलब कितना हुआ? 0 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 होता है ना? तो 0 का बेटा कितना हो जाएगा? सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस 273 के होता है, तो यानी कि बेटा -273 डिग्री सेल्सियस मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोला जाता है, जहां पर केल्विन बेटा जीरो टेम्परेचर हो, ठीक है, जहां से केल्विन स्केल की बेटा शुरुआत हो। तो इस टेम्परेचर के ऊपर बेटा जो है कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो कैसा क्रिस्टल होता है बेटा? योगेश कैसा होगा? आइडियल क्रिस्टल बेटा। आ रहा है बेटा समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? कोई भी हाँ कोई भी क्रिस्टल बेटा आइडियल क्रिस्टल कब रहेगा? मतलब आइडियल का मतलब कि बेटा जैसा हम पढ़ रहे हैं उसका क्रिस्टल वैसे के वैसे ही बिल्कुल एक एक लेटिस पॉइंट वैसे के वैसे लगाओ। तो आप बोलोगे कि बेटा ऐसा कब होगा? 0 डिग्री केल्विन के ऊपर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, अगर मान लो बेटा अगर आपका कोई टेम्परेचर जो है, अब क्रिस्टल बेटा जरूरी तो नहीं कि 0 केल्विन पर ही रहे, है ना? एटमॉस्फेयर में तो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है 0 केल्विन के अलावा। तो बेटा वहां पर क्या होगा? द क्रिस्टल हैव सम इम्परफेक्शंस। तो ऐसा हो सकता है बेटा उस क्रिस्टल के अंदर क्या आ जाए? कुछ इरेगुलरिटी आ जाए, ठीक है बेटा, कुछ कमियां उसके अंदर आ जाए, डिफेक्ट्स आ जाए, ठीक है, या इम्परफेक्शंस आ जाए। मतलब जैसे मान लो अगर पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, देखो तो जरूरी नहीं बेटा सारे के सारे लेटेस्ट पॉइंट ऐसे के ऐसे ही हों, कुछ बेटा इसमें इधर उधर भी हो सकते हैं, मिसप्लेस भी हो सकते हैं, कुछ की जगह चेंज हो सकती है, कुछ गायब भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना बेटा? सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा इम्परफेक्शन। ये एक तरह से क्या है, इस क्रिस्टल के अंदर बेटा क्या है? इम्परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बेटा इसमें मैंने आपको बताना है इम्परफेक्शन का मतलब क्या हो गया। तो इट इज एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड बेटा डिसऑर्डर और डिफेक्ट। तो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन का मतलब बच्चों क्या है? जो आपका आइडियल क्रिस्टल होना चाहिए बेटा, जो आइडियल क्रिस्टल होना चाहिए, यानी जैसा हम पढ़ रहे हैं कि एक क्यूबिक है, बीसीसी है, ये सब जो पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें जितने यूनिट सेल्स जैसे आपको दिख रहे हैं, जो आइडियल होना चाहिए, अगर उससे बेटा कोई चेंज आता है, उसके अंदर कोई बदलाव आता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से हो सकता है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो आता है, जो भी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है? देखो दो कैटेगरी दिख रही है बच्चों, दोनों साइड पर पॉइंट डिफेक्ट्स लिखे हैं और लाइन डिफेक्ट्स लिखे हैं। इनका मतलब समझा देता हूं। सबसे पहले बेटा पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं? डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एटम इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा इस तरह के डिफेक्ट, सुनो, इस तरह के डिफेक्ट बेटा जो खाली एक पर्टिकुलर एटम के अंदर हो, मतलब कहने का मतलब जैसे यूनिट सेल है बेटा, तो उस यूनिट सेल के अंदर बेटा कोई एक एटम के साथ ऐसी घटना हो रही हो कि वो मिसप्लेस हो गया, या उसकी पोजीशन चेंज हो गई, या वो बेटा एटम से बाहर हो गया, वैकेंसी उसकी वजह से क्रिएट हो गई, या ज्यादा हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, जहां पर जो कंप्लीट अरेंजमेंट है एटम्स का, उसमें से बेटा कोई अगर एक एटम अगर कोई इधर उधर हो जाता है, एटम से रिलेटेड होती है अगर बात, तो उसको हम बोलते हैं बेटा पॉइंट डिफेक्ट्स। और आप याद रखो इसका नाम बेटा पॉइंट डिफेक्ट क्यों पड़ा बच्चों? क्योंकि आपने पढ़ा था, मैंने बताया था ना, यूनिट सेल के अंदर बेटा इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो एटम्स लगे हुए हैं एक तरीके से, इनको क्या बोला जाता है? योगेश इनका क्या नाम है? ये सब डॉट से मैंने जो रिप्रेजेंट करे, ये सब क्या है? अरे बोलो, अरे इन्हीं को बोलते हैं ना लैटिस पॉइंट्स बेटा, बताओ, है ना? यस सर। तो इसीलिए उसका नाम बेटा क्या हो गया? पॉइंट डिफेक्ट पड़ गया, क्योंकि जैसे यहां से गायब है मान लो,
ये या इसके साथ कुछ भी घटना हुई ऐसी, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया बेटा, है ना, या ये यहाँ से वैकेंसी यहाँ से चली गई, या ये दूसरी जगह चला गया, कुछ भी इसके साथ डिफेक्ट हुआ, तो इसका नाम बेटा हम क्या रखेंगे, पॉइंट डिफेक्ट रखेंगे, क्योंकि खाली एक एटम की बात है, वो इधर से उधर चला गया, कुछ भी इसके साथ हुआ, इम्परफेक्शन आ गया अगर पॉइंट के अंदर या एक एटम के ऊपर, तो उसको बोलेंगे बेटा पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। लाइन का मतलब बच्चों क्या हो गया, अब मैंने आपको ये भी बताया था, याद करो, ये देखो, जैसे मान लो अगर ये कोई यूनिट सेल है, देखिए जरा, ये लाइन के अंदर बहुत सारे एटम दिख रहे हैं बच्चों। The defects which arise due to irregularity or deviation from ideal arrangement in entire row, अगर बेटा मान लो किसी आयोनिक सॉलिड के अंदर या कोई भी ऐसा सॉलिड है उसके अंदर बेटा अगर मान लो सारे के सारे पूरी की पूरी लाइन है वही डिफेक्टेड की है। अब लाइन के अंदर बेटा कितने एटम्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं बेटा, क्योंकि यूनिट सेल तो बहुत बड़ा, मतलब एक के पीछे एक यूनिट सेल होंगे ना। तो मान लो अगर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बेटा अगर पूरी लाइन के अंदर डिफेक्ट है तो आप उसको बोलोगे बेटा लाइन डिफेक्ट। द डिफेक्ट व्हिच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो, अगर पूरी की पूरी रो में बेटा या लैटिस पॉइंट्स के अंदर, सारे जितने लैटिस पॉइंट है सबके अंदर अगर दिक्कत आ गई तो उसको बोला जाएगा बेटा लाइन डिफेक्ट। आया बेटा समझ में? इन दोनों के बीच में डिफरेंस, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है और लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों? आगे मेरी बात समझ में? पॉइंट का मतलब खाली एक एटम की बात कर रहे हो, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर बेटा लाइन डिफेक्ट बोलोगे तो पूरी रो, जितनी भी लंबी रो होगी किसी क्रिस्टल के अंदर, सारी रो के अंदर बेटा क्या मिलेगा आपको, वो डिफेक्ट कॉमन मिलेगा। ठीक है बच्चों? अब हम पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट के बेटा क्या क्या कॉजेज होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पॉइंट डिफेक्ट बनेंगे। तो इसमें बेटा दो डिफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, पहले दो कॉजेज। इसके क्या कारण होते हैं बेटा? एक कारण होता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी होती है, या इसको थर्मोडायनामिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा बेटा होता है इंटरस्टिशियल इफेक्ट। इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा है थर्मोडायनामिक इफेक्ट या वैकेंसी जिसको कहा जाएगा। तो इस तरह का डिफेक्ट बेटा कब बनता है, क्या कारण होता है इसका? थर्मोडायनामिक का मतलब बेटा आप क्या समझते हो? 11th क्लास में पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बताओ बेटा। थर्मो प्लस डायनामिक्स, इसका क्या मतलब है? कौन बच्चा बता सकता है? हाँ हीट बेटा, वेरी गुड। ठीक है सिमरन? हाँ बेटा, डायनामिक्स का मतलब, थर्मो तो मतलब हीट होती है, जहां कहीं थर्मो आ गया तो इसका मतलब हीट है, और डायनामिक्स बेटा मूवमेंट। तो बेटा जहां, हाँ बेटा जहां पर आप हीट को या एनर्जी के मूवमेंट को बेटा पढ़ते हो उसी को बोलते हैं ना थर्मोडायनामिक्स। यही तो पढ़ते हो कि एनर्जी, किसी सिस्टम की कितनी एनर्जी है, कौन एटम यहाँ पर जा रहा है, उसके अंदर कितनी हीट निकल रही है, कितनी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये सब है। तो थर्मोडायनामिक इफेक्ट बेटा क्या होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हो? अगर बेटा हम किसी क्रिस्टल को अगर हीट करते हैं, सोचो बेटा, अगर आप किसी क्रिस्टल को बेटा हीट करते हो तो उसकी वजह से अगर कोई डिफेक्ट बेटा जनरेट होता है तो उसको योगेश क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक इफेक्ट बोलेंगे, है कि नहीं? व्हेन सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स आर वैकेंट, अगर बेटा किसी लैटिस के अंदर अगर कोई लैटिस पॉइंट जो ये लैटिस साइड जो है बेटा अगर कुछ खाली रह गए, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? कहीं पर कोई वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है बच्चों? जब कोई चला जाता है ना, उसकी जगह बेटा वैकेंसी क्रिएट होती है कि नहीं? तो मान लो अगर किसी क्रिस्टल में से अगर कुछ बेटा पार्टिकल गायब है तो बेटा जहां वो चले गए, जहां से चले गए वहां बेटा क्या क्रिएट हो गई? एक तरह की वैकेंसी क्रिएट हो गई, है कि नहीं? तो उसको क्या बोलोगे? वैकेंसी है ये। और वैकेंसी बेटा किसकी वजह से होती है ये अभी देखते हैं। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हीटेड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक इफेक्ट। मैंने बताया ना बेटा, जब कभी हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, किसी क्रिस्टल को बेटा हीट करेंगे तो उस हीट करने की वजह से बेटा हो सकता है कि कुछ एटम क्या करें बेटा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ दें बेटा और कहीं और चले जाए, और उसको वहां पर जहां से वो छोड़कर गए बेटा वो किस तरह का डिफेक्ट बन जाएगा?
वहां क्या हो जाएगा बेटा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आ रही मेरी बात समझ में? और इस वैकेंसी से Yes. बेटा, अच्छा इस वैकेंसी से बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर बच्चों? डेंसिटी बेटा बढ़ेगी या कम होगी, बताइए। अगर कोई एटम चला जाता है किसी यूनिट सेल में से, किसी क्रिस्टल में से, तो बेटा वैकेंसी की वजह से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? अगर एक एटम चला गया मान लो, तो उसका क्या असर होगा? Density कम होगी। कम हो जाएगी। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये बेटा ये ध्यान रखना है आपको, जब कभी इस तरह का बेटा डिफेक्ट होगा वैकेंसी वाला, तो उसमें बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी कि डेंसिटी इसका मतलब कम होती है इसमें। ठीक है, चलो दूसरे वाले डिफेक्ट पढ़ते हैं बेटा। एक तो मैंने आपको वैकेंसी बता दिया, पहले नॉन आयोनिक देख रहे हैं। नॉन आयोनिक के अंदर देख रहे हैं बेटा, पॉइंट इफेक्ट्स के अंदर वैकेंसी को हमने समझ लिया कि वैकेंसी डिफेक्ट बेटा कब होता है, जब हम बेटा क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। इसलिए इसको ये भी बोला जाता है थर्मोडायनामिक इफेक्ट। इसकी वजह से बेटा ये हीट करने की वजह से। चलो एक तो ये हो गया। चलो इंटरस्टिशियल को समझते हैं बेटा। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? तो इंटरस्टिशियल का मतलब बेटा क्या हुआ, ये उस तरह के बेटा डिफेक्ट है जैसे मान लो जब कोई और व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल स्पेस। तो मान लो अगर कोई ऐसा बेटा सॉलिड है, पहले का इस तरह का सॉलिड है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। मान लो ये, इसके अंदर मान लो बेटा कुछ वैकेंसी थी, जैसे यहाँ पर मान लो इस तरीके के एटम्स थे, और यहाँ पर इन साइड्स के ऊपर बेटा ये देखो ये खाली जगह थी मान लो, और यहाँ पर बेटा कोई और एटम आके यहाँ पर सेटल हो जाता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई NaCl का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो मान लो अगर यहाँ पर कोई वैकेंसी क्रिएटेड थी, और यहाँ पर बेटा एक Cl की जगह कोई और आयन आ गया, कोई भी आ गया, क्लोराइड की जगह मान लो यहाँ पर कोई और आयन आ गया, ठीक है, सल्फाइड आ गया मान लो, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, इस तरह के डिफेक्ट को आप क्या बोलोगे, जब कोई और एटम बेटा या कोई और आयन अगर किसी इंटरस्टिशियल साइट को या किसी वैकेंसी को बेटा अगर भर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, किस तरह का डिफेक्ट होगा बेटा, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? एक तो हो गई वैकेंसी वाला कि भाई कहीं पर अगर बेटा एटम निकल के चला जाए तो वो डिफेक्ट कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। और बेटा दूसरा क्या हो सकता है, मान लो पहले से किसी के अंदर बेटा वैकेंसी थी और उसको अगर आपने भर दिया, उसकी जगह बेटा कोई और एटम आके बस गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, when some constituent particles, atoms, molecules or ions occupy the vacant interstitial positions, ठीक है, इन vacant positions को बेटा भर देते हैं, the crystalline solid is said to have a crystalline interstitial defect। इस तरह के डिफेक्ट को बेटा बोलते हैं interstitial defect। और बेटा इसका इफेक्ट क्या होगा डेंसिटी के ऊपर बच्चों, डेंसिटी के ऊपर क्या असर होगा, वैकेंसी के अंदर तो आप पढ़ रहे हो कि डेंसिटी घट जाती है, और इंटरस्टिशियल में बेटा क्या होगा बताओ, यहां पर डेंसिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन डेंसिटी। अगर बेटा बाहर से एटम अगर आके मान लो यहां पर आएगा किसी क्रिस्टल के अंदर, तो उसकी डेंसिटी बेटा बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, सिंपल। तो बेटा वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी कम होती है और इंटरस्टिशियल की वजह से बढ़ती है। ठीक है, इंक्रीज इन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा। और ये बेटा डिफेक्ट क्या होगा, जब कोई अलग एटम जो है, अदर एटम आउटसाइड से बेटा अगर ऑक्यूपाई कर ले वैकेंट स्पेस को, ऑक्यूपाई वैकेंट स्पेसेस। ठीक है बच्चों, और दोनों में समझ में आ गया ना आपको, दोनों तरह के डिफेक्ट समझ में आ गए, वैकेंसी का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल का क्या है। ठीक है बच्चों, बोलो। और ये बेटा जो दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको देखो कैटेगरी में लिखवाया ना बेटा, नॉन आयोनिक शो करते हैं इसको। इस तरह के बेटा डिफेक्ट कौन शो करेगा बच्चों, नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन आयोनिक का मतलब क्या हो गया बेटा, योगेश कौन कौन से होंगे नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताएं जरा कौन कौन सी कैटेगरी इसमें आएगी।
4 कैटेगरी पढ़ी थी बच्चों। एक तो आयोनिक था, एक मेटेलिक था, एक मॉलिक्यूलर था और एक नेटवर्क था, है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन आयोनिक का मतलब बेटा क्या हो गया? आयोनिक को छोड़कर बाकी तीनों कैटेगरी के अंदर हो सकते हैं इफेक्ट्स, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी हो सकता है, मेटालिक के अंदर भी और कोवलेंट के अंदर भी। ठीक है बच्चों, बोलो इतना समझ में आ गया? आज बेटा हमने इतना पढ़ा है, ठीक है? फिर कल की क्लास में देखेंगे बच्चे हुए डिफेक्ट सारे क्लियर करेंगे। तो बेटा आप लोग जिस बच्चों ने जिन्होंने नोट सबमिट नहीं किए बेटा, वो जल्दी से जल्दी सबमिट कर दो, ठीक है? क्योंकि कल बेटा ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा आपको, ठीक है? कल की क्लास में कंप्लीट करा के और फिर बेटा चैप्टर 5 शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि सिलेबस जल्दी जल्दी बेटा दौड़ाना है, ठीक है? और रिवाइज करते रहो बेटा। इस चैप्टर का टेस्ट भी लूंगा मैं अगले वीक में, तो तैयार रहना, ठीक है बच्चों? ओके बाय, टेक केयर।